नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम धामी के आईएएस अधिकारियों को दो टूक उदासीन कार्यशैली अब बर्दाश्त नहीं। हल्द्वानी में डेमोग्राफिक बदलने का खुलासा, स्थायी प्रमाण पत्रों के सत्यापन अभियान में मिला फर्जी दस्तावेज। लक्सर में 30 नवंबर को हरियाणा सीएम को सम्मानित करने की तैयारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। देहरादून में अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी, आवंटित भूमि देने और चैम्बर निर्माण करने की मांग, जिम्मेदारों से चर्चा के बाद भी नहीं हुआ मांगों का समर्थन। पौड़ी में आदमखोर गुलदार और भालू को खत्म करने की मांग, यूकेडी नेता ने अपर जिलाधिकारी से की मुलाकात। अल्मोड़ा में एसडीएम का सीएससी सेंटरों पर छापा, देख व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की तरफ रुख करते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में कुछ जगहों पर कूटरचित यानी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बाहरी लोगों के बसाने के मामले सामने आए हैं, जिस पर सीएम धामी ने सख्ती दिखाई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने कहा कि राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर और नियमों की अनदेखी करके उत्तराखंड के निवासियों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से तय नियमों की अनदेखी करके बनाए जा रहे स्थायी निवास प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने की मांग उठाती आ रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही इस मामले की जांच की मांग कर रही थी। कुदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका जवाब भी देना चाहिए कि पिछले 8.5 सालों से उत्तराखंड में भाजपा सरकार सत्ता में है और इन सालों से सत्तासीन धामी सरकार के समय ये कब हुआ कि जब स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। कुदियाल ने कहा, दरअसल मुख्यमंत्री अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारियों पर दोष मढ़ रहे हैं। इसके लिए अगर अधिकारी दोषी हैं तो उन्हें जरूर दंड मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा संगठन और मुख्यमंत्री धामी को इस कृत्य से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इस कृत्य में ये भी बराबर के भागीदार हैं। साथ ही कांग्रेस का दावा है कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार को चैलेंज करते हुए अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा। वहीं धामी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर अपना रुख कड़े शब्दों में व्यक्त कर चुके हैं। हल्द्वानी तहसील में 5 सालों में बने 150 से 200 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच के दौरान 48 ऐसे स्थायी निवास बने हैं जिनमें लगे डॉक्यूमेंट में जांच टीम को संदिग्धता प्रतीत हुई है। एसडीएम हल्द्वानी ने फर्जी पाए गए सभी 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। एसडीएम हल्द्वानी के मुताबिक रोजाना दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर सभी प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली जाए। इसके अलावा कई राजनवीस पर भी प्रशासन की नजर है। कुछ को जिला प्रशासन ने नोटिस भेज दिया है। अगर राजनवीस का लाइसेंस अवैध पाया गया तो उसे भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, बड़े पैमाने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं। तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। एक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की गई थी, जिसमें कि कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। उस प्रमाण पत्र को निरस्त भी किया गया था। तहसीलदार के द्वारा उस संबंध में एफआईआर भी दी गई है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें तहसील हल्द्वानी में 2020 से अभी तक जितने प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की जांच की जा रही है। वर्तमान में 2020 से लेकर 25 तक के हमारे 1200 प्रमाण पत्र में चिन्हित किए, जिनकी भी जांच चल रही है। जिस जांच में अभी 150 से अधिक प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट्स है स्क्रूटनाइज किया जा चुका है, जिसमें 48 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, जिनको निरस्त किया जा रहा है। क्लियर है, बीजेपी सरकार की असफलता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जगह जगह घूम घूम कर इस बात को कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वो असफल हैं। तो मैं जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इस डेमोग्राफी चेंज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दोषी हैं। लोग सत्ता में कांग्रेस को लाएं और मैं वादा करता हूं कि आज का सेंसस वो चेक करके रख लें। इसके बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस सेंसस के अलावा कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी, ये गारंटी मैं देता हूं।
डेमोग्राफिक चेंज को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। धामी सरकार पर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आरोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जानकारों की माने तो सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। वहीं विपक्षी दल अब तक प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते दिख रहे हैं, लेकिन सरकार डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। नहीं किया होता है किसी भी सरकार ने तो उसको जिहाद और डेमोग्राफी का सहारा लेना पड़ता है। और लगातार पिछले 4 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से जिहाद और डेमोग्राफी के अलावा हमने कुछ नहीं सुना। ऐसे में मैं पूछना चाहती हूँ कि आप डेमोग्राफी के लिए सख्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप महिला अपराध के प्रति सख्त कब होंगे? आप होते इस प्रदेश में जो लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसके लिए सख्त कब होंगे? आप जंगली जानवरों के आतंक में जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग गुलदार का शिकार हो रहे हैं उसके लिए आप सख्त कब होंगे? तो सरकार कोई सख्त नहीं दिखाई दे रही है। जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है ये सरकार की देन है। और सरकार जब इनको एक दिन भी रहने, 1 दिन या 15 दिन या 10 दिन के रहते रहते ही इनको यहाँ पर जो है मूल निवास, राशन कार्ड, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन देना शुरू कर देती है, तो डेमोग्राफी की जिम्मेदार भी खुद सरकार है। देखिए, सरकार देर से जागी है। ये काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था और लगातार सरकार डेमोग्राफी पर बात करती रही है, लेकिन जब विकासनगर और सहसपुर की घटनाएं सामने आई उसके बावजूद भी सरकार के कान खड़े नहीं हुए और उस पर गंभीर नहीं हुई। लेकिन कुमाऊं में जिस प्रकार से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लगातार बनभूलपुरा से लेकर के तमाम जगह छापेमारी की, फर्जी डोमिसाइल के इशू पकड़े और वो जब ये मामला ज़्यादा उभरने लगा तब जाकर के सरकार जागी है। जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी को परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, खराब करने का प्रयास करेगा, तो इसमें कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक मंचों के माध्यम से कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर की जाएगी और अनेक स्थान पर इस पर कार्रवाई की भी गई है। हम इस उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होना देना चाहते हैं और न परिवर्तन उसका होगा। आसान भाषा में समझे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब किसी भी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाला आर्थिक लाभ है, जिसको लेकर भी धामी सरकार इस पर काम कर रही है। आमतौर पर ये तभी होता है जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या युवा आश्रित जनसंख्या और बुजुर्ग आश्रित जनसंख्या से अधिक हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़ जाती है। इससे देश राज्य में बचत, निवेश और उत्पादन की वृद्धि होती है। अधिक लोग काम करते हैं जिससे उत्पादन बढ़ता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि राज्य के पास ऐसे लोग हैं जिन्हें कार्यशील आबादी में बदला जा सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड राज्यों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका लाभ उठाने से न सिर्फ नागरिकों की आय बढ़ेगी बल्कि राज्य की आर्थिकी भी मजबूत होगी। राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी आसानी से पूरा हो सकेगा। लोगों को भी प्रदेश के हिसाब से व लाभ के मद्देनजर चिन्हित किया जाना भी आसान हो जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी में स्थायी प्रमाण पत्रों के सत्यापन अभियान के दौरान एक और फर्जी मामला सामने आया। जांच के दौरान आवेदन में अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी आज़ाद नगर नैनीताल द्वारा जारी कथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया गया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, एसडीएम हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी की संयुक्त टीम द्वारा सोसाइटी के पते का सत्यापन किया गया, लेकिन सोसाइटी अपने पंजीकृत पते पर मौजूद नहीं पाई गई। स्थानीय जांच में ये तथ्य सामने आया कि रईस अहमद अंसारी जो साहूकार लाइन में दुकान चलाते हैं वही सोसाइटी के नाम पर अवैध रूप से प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। मौके पर पूछताछ में रईस अहमद अंसारी द्वारा स्वीकार किया गया कि वह 2007 में ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। रिकॉर्ड सत्यापन में पाया गया कि यह सोसाइटी वर्ष 2007 से रेन्यू नहीं है। सोसाइटी के अध्यक्ष और महासचिव का निधन हो चुका है और सोसाइटी पूर्णतः निष्क्रिय और अवैध स्थिति में है। के जो अधिकारी हैं उनके साथ विजिट की जा रही है और रोज चाहे स्थायी प्रमाण पत्र हो चाहे जाति हो, इसको लेके चाहे सीएससी सेंटर हो, तो इसकी भी जांच की जा रही है। कल आपका आज़ाद नगर के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी अंजुमन मोमिन अंसार करके, तो अब ये जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है ये 5 तक रजिस्टर्ड थी, उसके बाद आज तक इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। 2006-07 में 5 साल की रजिस्टर्ड थी। उत्तराखंड में पहाड़ प्लेन के मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड की बेटी
भावना पांडे ने आज कई बड़े सवाल उठाते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर करारा प्रहार किया। खाना में सिडको लाने का श्रेय कुंवर चैंपियन को देते हुए उन्होंने कानपुर विधायक पर भी सीधा निशाना साधा। हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा ने भावना पांडे से खास बातचीत की। भावना पांडे राज्य आंदोलनकारी हैं, लगातार बेबाक मुद्दों पर बात करती हैं और आज के न्यूज़ इंडिया पर भावना पांडे जी और कई मुद्दों पर बात करने वाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका भावना जी के न्यूज़ इंडिया में। मैं सबसे पहला सवाल आपसे रखना चाहूँगा कि बात की जाए अभी हाल ही में प्लेन पहाड़ को लेकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गरमाई हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विधानसभा सत्र में भी मुद्दा काफी उठा है, वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने प्लेन का पानी बंद करने तक की बात कही थी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत गलत बात है। इनको ये पूछो जो तुम्हारी तनख्वाह मिलती ना, ये हरिद्वार और रुड़की से जो राजस्व आता है उससे मिलती है। इन विधानसभा के विधायकों को बोलना चाहती हूँ, ये प्लेन पहाड़ की राजनीति करना बंद करो और जिसको राजनीति करनी जाए गैरसैंण में। गैरसैंण में तुम 1.5 दिन तो रुकते नहीं हो, वहां तुम्हारा हार्ट अटैक होने लगता है, खून जमने लगता है। और बात करेंगे पहाड़ की और घर बनाएंगे प्लेन्स में, सारे देहरादून में रहते हैं, सारे राजपुर रोड, डिफेंस कॉलोनी, जोगी वाला। और बात करेंगे पहाड़ की, पहाड़ी को बेवकूफ बनाते हो, सिर्फ पहाड़ की को बेवकूफ बनाना बंद करो। क्यों नहीं पहाड़ के प्रेमी हो तो क्यों नहीं रोजगार पर बात करते? अभी तमाम पहाड़ों में औरत को भालू खा रहे हैं, बाघ खा रहे हैं, क्यों नहीं उस पर सरकार को घेरते? और इन नेताओं को कहना चाहती हूँ, इस तरह की उलझुल बातें करना बंद करो। उत्तराखंड हमारा है, पूरा प्रदेश हमारा है। जी हाँ, मौजूद थी हमारे साथ उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी। साफ तौर पर कई मुद्दों पर इनसे बात हुई है और साफ तौर पर इनका कहना है कि आने वाले 2027 में तख्तापलट होने का कार्य होगा और अगर विपक्षी पार्टी जो है मजबूत होकर कार्य करे, एकजुट होकर कार्य करे तो सरकार का तख्तापलट कर सकती है। देखने वाली बात होगी कि 2027 में क्या नतीजे सामने निकल कर आते हैं। प्रिंस शर्मा के न्यूज़ इंडिया, रुड़की। खबर लक्सर से, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी अरोमा मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर विजय सैनी से संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि आगामी 30 नवंबर को अरोमा डिग्री कॉलेज में सैनी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में सैनी समाज का नाम ऊंचा किया। उन्होंने कहा कि उनके उत्तराखंड में सम्मान किए जाने से सैनी समाज एकजुटता में एक सूत्र में बंधेगा और अपनी अलग पहचान बनाएगा। पूरा सैनी समाज माननीय नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करना चाहता है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ कई बार आए हैं, लेकिन समाज को संगठित होकर कभी भी उनका स्वागत करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वो जल्दी में आए हैं। इसलिए इस बार पूरा समाज चाहता है कि संगठित होकर एक जगह उनका स्वागत किया जाए। तो पतंजलि के पास अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। उस दिन के बाद आपका हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो क्या नाम लोकदल हो, चाहे दूसरी पार्टियों, सब पार्टियां वहाँ पे ये कह रही थी कि इस बार भाजपा को सत्ता से हटाकर से बाहर कर देंगे। इनके कुशल नेतृत्व की वजह से हरियाणा में प्रचंड बहुमत की सरकार आई और आज हरियाणा एक विकास के नगर पर ऐसा चल रहा है। वहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, मेरे बार बार मेरी बात होती है, मैं जाता भी वहाँ पे हूँ। और लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल ने नई पिराई सत्र में खरीदे गए गन्ने के भुगतान की शुरुआत कर दी। प्रधान प्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इस बार मिल 7 नवंबर को चली थी और इसके लिए देहात 122 तोल केंद्रों पर 5 नवंबर को गन्ने की खरीद शुरू कर दी गई। बताया कि 5 से 15 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का 28.36 करोड़ रुपए का कुल भुगतान लक्सर, ज्वालापुर, इकबालपुर और लिबरहेड़ी गन्ना समिति को भेजा जा चुका है। बताया कि फिलहाल पिछले वर्ष के गन्ना मूल्य के हिसाब से अंतरिम भुगतान दिया जा रहा है। और खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी और अन्य के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल और एसएचओ रामनगर को 24 नवंबर को प्रगति रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान पीड़ित ने मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने का मुद्दा उठाया। इसी बिना पर कोर्ट ने पुलिस को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
आज मामले की दोबारा सुनवाई थी, जो कि रामनगर गौमांस वाला मामला है। इस पर कल भी सुनवाई हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी की याचिका खारिज कर दी थी कोर्ट ने, जो कि अरेस्ट स्टे के लिए हाईकोर्ट में आया था। और आज दोबारा सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक डिटेल सुनवाई करी और जो एसएसपी है नैनीताल और एसएचओ कंसर्न जो है, उनको मंडे को पेश होने को कहा है और उन्हें जवाब देना है कि क्यों जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हो पाया अभी। और आज एसडीएम संजय कुमार ने अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में सीएससी सेंटरों में की छापेमारी, जिसमें उनके द्वारा सीएससी सेंटरों में रेट लिस्ट एवं लाइसेंस आदि की चेकिंग की, जिसमें उन्होंने काफ़ी खामियां मिली। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि काफ़ी समय से सीएससी सेंटरों की शिकायतें मिल रही थी, जिसको देखते हुए आज सीएससी सेंटरों में छापेमारी की गई, जिसमें काफ़ी अनियमितता मिली। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है और निर्धारित दरों से अधिक मूल्य न ले। उन्होंने सीएससी सेंटरों के मालिकों को कहा कि मूल दस्तावेज से ही अपलोड प्रक्रिया करें। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा सीएससी सेंटरों एवं आधार सेंटरों की कार्रवाई की गई है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश प्राप्त हैं, जैसा कि सरकार की मंशा भी है कि कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना बने और किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट यदि बनता है तो उसमें कोई कानूनी और विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। तो उसी क्रम में आज हमने सीएससी सेंटरों पे औचक छापेमारी करी है और हमने ये देखा है कि एक तो जो भी सीएससी संचालक हैं वो अपनी आईडी को वहाँ पे फ्लैश करें, दूसरा बाहर से अपना रेट लिस्ट चस्पा करें और जो भी निर्धारित दरें हैं उससे अधिक कोई शुल्क न लें और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा रहे हैं तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही अपलोड करने की कार्रवाई करें। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में गुलदार और भालू के हमलों की बढ़ती वारदातों पर कड़ी नाराजगी जताई। सुरक्षा ही जनता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं सहित यूकेडी नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पहुंचकर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि लगातार हमलावर हो रहे गुलदार भालू पर काबू पाने में वन विभाग विफल रहा है और यूकेडी जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह नेगी की अगुवाई में एडीएम अनिल गब्रियाल से प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान एडीएम को शिकायती लहजे में बताया कि एक माह पहले संगठन ने ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिस तरह से हम लोग अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो वन्य जीवों के द्वारा जो हमारे आबादी क्षेत्र में आकर जिस तरह से घटनाएं की जा रही हैं, वाकई में एक बहुत ही दुखद है हमारे क्षेत्र में। खासकर इस दृष्टिगत हम देखते हैं कि जो गाँव में जिस तरह से जाड़ियाँ हैं, उनकी जाड़ियों की निरंतर सफाई न होने के कारण एक मेन कारण ये भी है कि जानवर छुपे रहते हैं और अचानक हमला कर देते हैं, जिससे लोगों को पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई जानवर घूम भी रहा है या कोई छुपा हुआ है। यहाँ पे तो पौड़ी में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। जैसे आप देख सकते हो, हमारी माता बहनें सारी मतलब घास काटने जंगलों जा रही हैं, या हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है कि हर कोई मतलब 4 व्हीलर से हम चले जाएं या कहीं भी। हम लोगों के रास्ते बिल्कुल जंगली हैं एकदम, तो हम लोगों को आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप देख लो, कल हमारे बिल्कुल, हम प्रेमनगर में रहने वाले हैं और हमारे जस्ट पास ही ढंडरी पड़ता है, वहाँ पे एक लेडीज का अटैक हो गया है। तो हम यही बोलेंगे कि हम अभी कल परसों ही एक बाघ ने एक हमला किया है और एक हमारी 60 साल की बुजुर्ग माता की उसमें मौत हो गई है और कल फिर एक महिला पे और हमला किया है बाघ ने। और लगातार हमने पिछले महीने डीएम को ज्ञापन भी दिया था, डीएम महोदय को, और उस पर कोई संज्ञान नहीं। हमने कहा नरपक्षी भालू बाघ को तुरंत मारा जाए, अभी तक वो मारे नहीं गए हैं, लगातार वो सक्रिय है क्षेत्र में। और इसमें सब हमने साफ संदेश दे दिया है प्रशासन को, अगर आपके बस की नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल को आदेश दीजिए। और खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां पहाड़ में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के प्रति विभागीय संवेदनहीनता से लोगों में आक्रोश है और पौड़ी ब्लॉक के डोभाल डांगरी गांव की 62 वर्षीय भगवानी देवी पत्नी पूर्ण सिंह नेगी पर घात लगाए बैठे गुलदार ने जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि बुजुर्ग महिला साथ के साथ मौजूद दूसरी महिला ने अन्य ग्रामीणों को बुला लिया, जिससे गुलदार के भाग खड़े होने से वृद्धा की जान बच गई। हालांकि भागने से पहले गुलदार महिला को बुरी तरह घायल कर चुका था। बुजुर्ग महिला खेत से घास लेने गई थी, जिस दौरान गुलदार ने हमला किया।
देखिए ऐसा है, ये एक ही माह में लगातार चौथी घटना है और 24 घंटे में ये दूसरी घटना है। और हमें अब ये लगता है कि उत्तराखंड राज्य में जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ के लोग, वहाँ जो बच गए लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोटर हैं और गुलदारों के लिए दोस्त हैं। तो वन विभाग इतना निकम्मा विभाग इस प्रदेश का है कि जिसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड खुरसू के ग्राम पंचायत कोठी में बीते दिनों गुलदार के हमले में एक महिला गिन्नी देवी के दर्दनाक मृत्यु के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज शनिवार को गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ डीएफओ अभिमन्यु, ब्लॉक प्रमुख अनिल भंडारी, श्रीनगर मंडल अध्यक्ष भाजपा विनय गढ़ियाल और जिला महामंत्री गणेश भट्ट अधिकारीगण मौजूद रहे। कि हमारे जो खिरसू ब्लॉक यहाँ पे कोटी गांव में कल एक बड़ी घटना हो गई थी कि बाघ ने जो है हमारे क्षेत्र में काफ़ी दहशत थी। और कल ही हमने निर्णय लिया, मैं देखा होगा आपने कि कल मैंने बैठक की, फिर डीएफओ को भी आदेश दिए। अब यह है कि यहाँ पे पिंजरे भी लगे हैं, टीमें भी आ गई हैं और वन विभाग की तरफ से अब हर प्रकार की चौकसी रखी गई है। यहाँ तक के भी आदेश हो गए हैं कि अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको मारने के भी आदेश वन विभाग के द्वारा दिए गए हैं बाघ को। और आज मैं उनके घर में भी आ रखा हूँ, हमने सांत्वना भी यहाँ पे दी है। इसमें वन विभाग की तरफ से 2 प्रपोजल गए हुए हैं मानव वन्य संघर्ष रोकथाम के लिए। एक श्रीनगर में इंटीग्रेटेड चौकी है उसके लिए, ताकि वन विभाग के स्टाफ और जो उपकरण है उनको स्टेशन किया जा सके और त्वरित रिस्पांस किया जा सके। दूसरा नागदेव में हमारा एक एनिमल ट्रांजिट सेंटर, जहाँ पे जो वन्यजीव हैं घायल या रेस्क्यू किए गए उनको रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो और संसाधन उपलब्ध हो। तो दोनों को ही जल्द से जल्द अप्रूवल कराने के लिए माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और इसको आगे टेक फॉरवर्ड करने के लिए किया गया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मंत्री जी। वन विभाग की तरफ से 2 प्रपोजल गए हुए हैं मानव वन्य संघर्ष रोकथाम के लिए। एक श्रीनगर में इंटीग्रेटेड चौकी है उसके लिए, ताकि वन विभाग के स्टाफ और जो उपकरण है उनको स्टेशन किया जा सके और त्वरित रिस्पांस किया जा सके। और खबर हरिद्वार से, जहां शिव मूर्ति चौक के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर मामूली कासुनी ने मिनटों में भीषण बवाल का रूप ले लिया। 2 पक्षों में शुरू हुए विवाद में सड़क पर जमकर ईंट और पत्थर चले, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट और पत्थरबाजी की घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। और पौड़ी क्षेत्र के डोभाल डांगरी की 62 वर्षीय महिला को गुलदार द्वारा घायल किए जाने की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से गडोली डांगरी मोटर मार्ग लिंक मार्ग तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और आतंक का पर्याय बने गुलदार को मारने की परमिशन न दिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। परिवार को एक फोन तक नहीं किया। मीडिया के द्वारा भी बता रहा हूँ कि अगर कल 10 बजे तक इसको मारने की परमिशन नहीं आएगी तो हम लोग सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग और सरकार का ये फेलियर है, ये हमारे वन मंत्री का फेलियर है कि इस तरीके से रोज एक दिन छोड़ के एक घटना हो रही है। और आपने कहा कि मंत्री और डीएफओ वन विभाग के जो अधिकारी थे वो कुर्सी में बैठे हुए थे, तो आप उसी से लगा लीजिए कि इनका कितना दबाव, कितना रुतबा, सत्ता में रहने के कितना, सत्ता में होने का इन्हें कितना रुतबा है। प्रश्न तो यही है कि वो हमें शूट आउट का ऑर्डर देंगे और अगर वो शूट आउट का ऑर्डर नहीं देते हैं तो हम कल यहाँ पे नेशनल हाईवे में चक्का जाम करेंगे। गांव वाले सुरक्षित नहीं है। कल बाघ ने एक लेडीज पे हमला कर दिया, जो कि लेडीज बहुत बुरी तरह से घायल हो रखी है, आईसीयू में रखी है लेडीज। देखिए, अभी गुलदार की कुछ घटनाएं आई थी यहाँ पे सामने, कोटी गांव में भी आई थी और उसके तत्परता दिखाते हुए वन विभाग की टीम ने संबंधित जगह पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, वहाँ टीम डिप्लॉय कर दी गई है।
स्थलों पे पिंजरे भी लगा दिए गए हैं। कुछ मल्टीपल घटनाएं हो गई हैं जिसके चलते जनता का आक्रोश लाजमी है और हम उसको समझते भी हैं। इसीलिए हमने आज कोटी गांव में भी जो है अग्रणी फैमिली है उनके साथ माननीय मंत्री जी के साथ हमने वहां पे विजिट भी किया। और देहरादून में अपनी लंबित मांगों को लेकर क्षत्रिय करणी सेना ने प्रेस वार्ता कर सरकार को सीधे चेतावनी। संगठन ने स्पष्ट कहा कि यदि आगामी 10 दिनों के भीतर सभी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो करणी सेना सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन शुरू करेगी। प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव शुभम सिंह ठाकुर ने बातचीत में बताया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपके समक्ष आया हूं और अपनी बात संवैधानिक तौर पर रखना चाहता हूं और सीधा सरकार। राष्ट्रीय सचिव क्षत्रिय करणी सेना एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, आज मैं आपके समक्ष कि हम चाहते हैं कि सरकार दोगला व्यवहार ना करे। जैसे गरीब लोगों के साथ निगम वाले हो गए, कैंट बोर्ड वाले हो गए, जुगिया तोड़वा रहे हैं, नदियों के बगल से आप जुगिया खाली करवा रहे हैं, निगम वाले ठेलियां उठाने का कार्य करते हैं। भू माफिया से सरकारी जमीन सरकार क्यों नहीं खाली करवा पा रही है? जितने निजी संस्थान हैं, जितने भी पछुआतून में हॉस्पिटल हैं, हम तो ये कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं आप जांच कराओ ना। आप जांच क्यों नहीं करा रहे हो? उच्च स्तरीय जांच कराइए। आप यूआईटी कॉलेज है, शुभारती कॉलेज है, आपका जयविगिरा हॉस्पिटल है, यहां तक कि आजकल फेमस हरक सिंह रावत जी हमारे इतने फेमस हैं, उनसे अगर कोई पूछ ले उनके मेडिकल कॉलेज में बनाने में कितने पेड़ काटे गए जब वो भाजपा में वन मंत्री थे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं